Hello everyone, I am Surbi Goel and today I am going to continue with our monthly quiz of September 2020. In the previous quiz we did 15 questions. Now I am starting with the 16th question. So this is the part 2 of the September 2020 monthly quiz. All the current affairs that you need to know from September 2020 are covered through these questions. Okay, so there are 25 questions in total. We have already completed our 15 questions set. Now we are proceeding towards our next 10 questions. But before we begin with our quiz, I would like to inform you guys that you can get access to all the notes, all the quizzes and all the other relevant material on our Facebook page and also on our Instagram page. You can find the links of the pages in the description box. So do follow the pages for regular updates. Now without any delay, let's get started with our quiz. Keep your notebooks and pens ready and then I would explain you the answer after every question, which you have to cross check with your answer that you have written. Okay, so the first question for today and the 16th question of the actual quiz. Let's start with the question. The question is, which country has launched the Indo-Pacific strategy with India? कौन सी कंट्री है जिसने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है वो इंडिया के साथ लॉन्च की है? कौन सी कंट्री है वो? दैट इज जर्मनी. ओके, सो जर्मनी जो है वो करंट प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन की. यूरोपियन यूनियन जो है ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज है जिसकी जो करंट प्रेसिडेंट है वो जर्मनी है. जर्मनी ने नरेंद्र मोदी जी जो हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ जर्मनी की चांसलर ने एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बनाई है. और इसमें क्या है कि ये स्ट्रैटेजी के अंडर वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से बात कर रहे हैं जो कि इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेटेड हैं. कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं वो? एक तो बिम्स्टेक, that is BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC, and the Indian Ocean Rim Association, IORA, in the fields of maritime safety and disaster risk management. So इन institutions से बात की गई है वर्चुअल मोड में एंड जो जर्मनी है वो हमारे साथ एक कोलैबोरेशन कर रही है रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी. अब ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी क्यों मनाई जा रही है, क्या इसके पीछे रीजन है? तो इसके पीछे ये रीजन है कि जो चाइना है वो बहुत ज्यादा अपना कंट्रोल ले रहा है इंडो पैसिफिक रीजन्स में. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो यूएसए के ट्रम्प हैं दैट इज ऑल्सो ट्राइंग टू मेक कोलैबोरेशंस विद कंट्रीज टू रिड्यूस चाइनाज इम्पैक्ट ओवर द इंडो पैसिफिक रीजन. सो चाइना का जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर आ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज अनाउंस कर दी हैं जो कि और कंट्रीज को डिस्टर्ब कर रही हैं. ओके, सो इस डिस्टर्बेंस को रिड्यूस करने के लिए इंडिया ने जर्मनी के साथ एक स्ट्रैटेजी अपनाई है दैट इज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, ताकि वो चाइना का जो एग्रेसिव कंट्रोल है उस रीजन में उसको कम कर सके. ओके, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं विद द चांसलर ऑफ जर्मनी, दैट इज द हेड ऑफ द जर्मनी country, that is Angela Merkel. She is Angela Merkel. Capital of Germany you must know, that is Berlin, and the currency of Germany is euro. Okay, so याद रखना है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इंडिया एंड जर्मनी के बीच में है. जर्मनी इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द EU एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से बात की गई है इससे रिलेटेड, इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, ताकि वो चाइना के कंट्रोल को कम कर सके. एंजेला मर्केल एंड नरेंद्र मोदी ने ये डील को एग्रीमेंट दिया है. अंडरस्टूड? Let's move on to our next question, second question for today, that is metro train services are to be operated across the country except in which state or UT? 4 options are given to you. Guess your answers. दैट इज महाराष्ट्र. ओके, सो जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की, उन्होंने क्या किया है कोरोना वायरस पैंडेमिक में सारी मेट्रो सर्विसेज, रेल सर्विसेज, मतलब प्योर लॉकडाउन हो चुका था इन दी स्टार्टिंग मंथ्स ऑफ मार्च टू मई.
ओके, सो धीरे धीरे अनलॉक मेजर्स शुरू हुए थे, लाइक जुलाई में अनलॉक मेजर 1 एंड हेंस अनलॉक मेजर्स निकाले जा रहे थे। तो अंडर अनलॉक 4 मेजर्स, 4.0 लॉकडाउन जिसको आप कहते हैं, अनलॉक 4 मेजर्स के अंडर मेट्रो सर्विसेज को रीस्टार्ट करने की गाइडलाइंस दी गई थी। ओके, किसने दी थी ये गाइडलाइंस? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, दिस वाज रेगुलेटिंग ऑल द अनलॉक गाइडलाइंस। सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो गाइडलाइंस रिलीज की उसमें उन्होंने ये बोला कि मेट्रो की सर्विसेज जो है रीस्टार्ट हो जाएंगी, रिज्यूम हो जाएंगी फिर से, लेकिन कैसी मैनर में? फेज्ड मैनर में। फेज्ड मतलब ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है वो भेजे जाएंगे मेट्रो में फ्रॉम 7 सितंबर। 7 सितंबर से जो है ये सर्विसेज चालू हो गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में अभी इन सर्विसेज को रिज्यूम नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो कंटेनमेंट जोन में लाई कर रहा था। कंटेनमेंट जोन इज द रेड जोन, कि जहां पर कोरोना वायरस बहुत ज्यादा पीक पे है। ओके, सो इसीलिए महाराष्ट्र को जो है रीस्टार्ट करने के लिए नहीं दी गई मेट्रो सर्विसेज। तो उन्हें बोला गया कि जो आपके कंटेनमेंट जोन्स हैं वो सारे क्लोज ही रहेंगे, आप थोड़े टाइम रुककर अपनी मेट्रो ट्रेन सर्विसेज शुरू कर सकते हैं। बाकी सारी स्टेट्स को जो है गाइडलाइंस मिल चुकी थी कि वो रिज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो महाराष्ट्र वाज द ओनली स्टेट और विच did not get the access to resume its metro train services as it was lying in the containment zone। and ये unlock 4 measures के regulations करता कौन है? The Union Ministry of Housing and Urban Affairs। Understood? Let's move on to our next question, question number 3rd। which power generation company has been ranked at the first position in the list made by the Mercom Capital? ओके, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी क्विजेज में डिस्कस कर लिया है, बट फिर से ये क्वेश्चन आया है, दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी पावर जनरेशन कंपनी है जिसको फर्स्ट पोजीशन, जिसने लिस्ट में टॉप किया है, दैट हैज बीन रिलीज्ड बाय मर्कॉम कैपिटल। सो दैट इज अदानी पावर लिमिटेड। ओके, अदानी ग्रुप जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन एसेट ओनर बन चुका है, लिस्ट में टॉप रैंक सिक्योर करके। ओके, सो सोलर पावर जनरेशन एसेट ओनर है अडानी ग्रुप इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन एंड अवॉर्डेड सोलर प्रोजेक्ट्स। इन तीनों कैटेगरीज में ही वो सबसे नंबर 1 पर चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। ओके, और ये रैंकिंग्स कौन निकालता है? इट हैज बीन रिलीज्ड बाय द मर्कॉम कैपिटल। यू मस्ट नो द चेयरमैन ऑफ द अदानी ग्रुप एंड आई होप दैट एवरीवन नोज इट, इट इज गौतम अदानी। ओके, सो अदानी ग्रुप के बारे में भी हमें कुछ पता होना चाहिए कि जो अदानी ग्रुप है वो एक तरह से एक कॉन्ग्लोमोरेट है 6 पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनीज की। ओके, सो 6 पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनीज का एक तरह से एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट है, जिसका टोटल रेवेन्यू जो है वो $15 बिलियन है और मार्केट कैपिटलाइजेशन उसकी $30 बिलियन है। दैट इज अ ग्रेट अमाउंट। और जो अदानी ग्रुप है वो उसने एक टारगेट रखा है अभी रिसेंटली कि वो पावर जनरेशन जो उनकी कैपेसिटी है उसको 25 गीगावाट से इंक्रीज करेगा बाय 2025। ओके, सो अदानी ग्रुप जो है टॉप रैंक पर आया है बाय द रैंकिंग्स रिलीज्ड बाय द मर्कॉम कैपिटल, गिविंग इट द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेशन कंपनी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। which union ministry is implementing agency of the प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना? ओके, नाउ गवर्नमेंट एंड पॉलिसी इनिशिएटिव से ये टॉपिक आया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, सॉरी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये जो योजना है इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आती है? Okay, so we all know that is under the Ministry of Food Processing and Industries। Okay, so जो यूनियन मिनिस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज की, MOFPI, वो ये योजना को इम्प्लीमेंट करती है। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इन इंग्लिश एज वी से स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। अंडरस्टूड? ये जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, सॉरी गाइस,
इसके अंदर 32 प्रोजेक्ट्स जो है वो सैंक्शन किए गए हैं। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, अभी हमने बता दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर है। कम से कम 17 स्टेट्स को कवर करती है ये योजना। ओके, और इन्वेस्टमेंट इसकी है ₹406 करोड़। सो दिस इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। और ये प्रोजेक्ट का एम क्या है, एक तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, क्रिएट करना। अंडरस्टूड, ताकि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो बढ़े, चाहे इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली, रूरल एरियाज में। ओके, क्योंकि किसान संपदा योजना नाम से ही पता लग रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही है रूरल एरियाज में, ताकि एक हम इंटीग्रेटेड जो है अपना कोल्ड चेन्स डेवलप कर सके। कोल्ड चेन्स इज लाइक इकोनॉमिक जीडीपी में जितना भी फूड प्रोसेसिंग से लेकर उसकी सेलिंग तक जो चेन्स होती हैं एंड उसमें जो वैल्यू एडिशन हो वो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में काम आए कंट्री की। अंडरस्टूड? So this was all. One advice to you that you have to read about the प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना। अंडरस्टूड? मिनिस्ट्री तो हमको पता लग गई है किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, बट यू मस्ट नो स्टैटिक फैक्ट्स अबाउट प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 5th for today. The historic commercial direct flight has been operated between which two countries? Okay, now this is a very hotly issue in the current affairs कि अभी एक डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट हुई है दो कंट्रीज के बीच में। कमर्शियल फ्लाइट है और किसी और की एयर स्पेस में घुसकर ये ऑपरेट की गई है, और किसी और जिसकी एयर स्पेस में घुसकर ये फ्लाइट ऑपरेट की गई है उन्होंने अलाउंस दे दिया कि आप हमारी एयर स्पेस यूज कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी दो कंट्रीज के बीच में फ्लाइट हुई है? Everyone knows that it is between Israel and UAE. ओके, सो ये पहली ऐसी कमर्शियल फ्लाइट है जो इसराइल और यूएई के बीच में ऑपरेट हुई है। आज तक इन दोनों के बीच में कोई भी कमर्शियल डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट नहीं हुई है। और ये पॉसिबल क्यों हो पाई है? बिकॉज सऊदी अरेबिया जो है उसने परमिशन ग्रांट कर दी है कि आप हमारी जो है एयर स्पेस यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्लाइट है ये इसराइल से टेक ऑफ कर अबू धाबी में लैंड की थी। बीच में सऊदी अरेबिया आता है जिसने ग्रांट कर दिया था कि आप हमारी एयर स्पेस ले लो, ताकि ये पहली कमर्शियल डायरेक्ट फ्लाइट बन जाए बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ओके, सो 13 अगस्त को जो है इसराइल और यूएई ने अनाउंस किया था कि हम जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए हैं अभी रिसेंटली ही। उसके बाद यूएई ने अनाउंस किया कि हम जो है इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहे हैं, और यूएई जो है वो पहली अरब कंट्री है जो इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहा है। दो इट इज द थर्ड कंट्री इन टोटल, यूएस एंड यूएई, बट फर्स्ट अरब कंट्री है जो कि इसराइल के साथ रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर रहा है। और ये जो फ्लाइट हुई थी ये टॉप लेवल इजरायली डेलीगेशन एंड अ यूएस डेलीगेशन द्वारा कैरी की गई थी। उनके नोटिस में किया गया था कि ये फर्स्ट कमर्शियल डायरेक्ट फ्लाइट है। अंडरस्टूड? सो द वर्ड फर्स्ट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और आपको ये भी याद रखना है कि किसकी एयर स्पेस में उन्हें परमिशन मिल गई थी फ्लाइट को ऑपरेट करने की, दैट इज सऊदी अरेबिया। अंडरस्टूड? Sixth question for today. You can see the news article also. Okay. Sixth question for today. What is the name of the event observed by all the ministers for a fortnight to focus on the issues of स्वच्छता? अब जो है स्वच्छता पर बहुत ज्यादा ही फोकस किया जा रहा है इन द ईयर 2020, तो हमें उस इवेंट का नाम बताना है जो जो सारे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने एक रात को फोकस किया था कि हम स्वच्छता पर इश्यूज पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। ओके, सो उस इवेंट का एक नाम दिया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। इसका नाम दिया गया था स्वच्छता पखवाड़ा। ओके, सो स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर लाए करता है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मिनिस्ट्री हमारी अभी अभी बनी है। ओके, सो यू मस्ट रिमेम्बर दैट ऑल्सो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर जो है ये स्वच्छता भारत मिशन आता है, जिसका जो ड्यूरेशन था वो 4 नाइट का था। ओके, और फोकस किस पे था? स्वच्छता पर उसका फोकस था। इस इवेंट का एक नाम दिया गया जो कि हमने अभी पढ़ा है, दैट इज स्वच्छता पखवाड़ा। सो इस इवेंट में
जो ये शुरू हुआ था इवेंट, ये 2016 में शुरू हुआ था और इसमें सारे मिनिस्टर जो है पार्ट ले रहे थे और अपने अपने अंडर अलॉट कर रहे थे कि हमें इस इश्यूज जो है स्वच्छता पर, इन पर ध्यान देना है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है वो इस पर बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंस रख रहा है इस इवेंट पर, दैट इज स्वच्छता पखवाड़ा, फ्रॉम सितंबर 1 to 15। सो 15 डेज फोर्टनाइट ड्यूरेशन है इस इवेंट की। और इस पर इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान कौन रख रहा है? द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके कौन है? डीवी सदानंद। ओके, सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो डीवी सदानंद हैं। एंड स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में जो इवेंट है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल देना चाहूंगी कि 2020 में ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हो गया है ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक ऑल्सो। और इस इवेंट से क्या किया जा रहा है कि 15 दिन तक हम इंटेंस फोकस करेंगे अपनी स्वच्छता पर, जिसमें सारे गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट हैं वो ध्यान देंगी, उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंडर होगी ये चीज। ओके, सो ये जो इवेंट है ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है अब इस साल में। और इसको मॉनिटर कौन करेगा? हर इवेंट को मॉनिटर करने के लिए एक मॉनिटरिंग बॉडी चाहिए होती है। ओके, सो इसको मॉनिटर किया जाएगा एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम से जिसका नाम है स्वच्छता समीक्षा। सो स्वच्छता समीक्षा जो है वो स्वच्छता पखवाड़ा को मॉनिटर करेगी और देखेगी कि सही तरीके से सारा काम हो रहा है या फिर नहीं। अंडरस्टूड गाइस? ओके, let's move on to our next question, that is question number 7th. Which body has held that states can grant reservation in the PG admissions, postgraduate admissions to government doctors serving in remote areas? अब हाल ही में एक बॉडी है जिसने स्टेट्स को जो है एक परमिशन दे दी है कि अब जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन है रिमोट एरियाज में, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन हैं आप उसमें रिजर्वेशन ग्रांट कर सकते हैं। तो ये किसने रिलीज करी है ये रिजर्वेशन, मतलब किसने ग्रांट की है ये अलाउंस स्टेट्स को? तो ये अलाउंस ग्रांट की है सुप्रीम कोर्ट ने। सो सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक जजमेंट सुनाई है कि अब स्टेट्स के पास पावर है कि वो पीजी एडमिशन जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स के होते हैं रिमोट एरियाज में उन्हें रिजर्वेशन ग्रांट कर सकती है। और ये जजमेंट किसने दी थी? 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है हेड की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेड की गई थी। जो जस्टिस, जो उसके चीफ हेड जस्टिस थे वो थे अरुण मिश्रा। ओके, सो अरुण मिश्रा के अंडर ये जजमेंट पास हुई थी। और ये किसी लिए की गई थी? क्योंकि अभी रिस्ट्रिक्शन थी बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, रिजर्वेशन गिवन बाय द स्टेट, तो अभी इस पर रिस्ट्रिक्शन चल रही थी, तो इसीलिए कोर्ट ने इस पर रिस्ट्रिक्शन हटाते हुए ये जजमेंट दी है। बिकॉज द कोर्ट इज सेइंग दैट दिस रिस्ट्रिक्शन इज आर्बिट्री एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए हमने ये जजमेंट दिया है कि स्टेट्स जो हैं वो रिजर्वेशन ग्रांट कर सकती हैं। Understood? You can see in the news article also. Okay, so let's move on to our next question. The Qutub Minar was illuminated in white and red to mark the solidarity movement of which country? Okay, now recently Qutub Minar को red और white illuminate lights से illuminate किया गया था. This is the 8th question for you. Okay, किस कंट्री की सॉलिडेरिटी मूवमेंट को वो एस्टैब्लिश या सिग्निफिकेंस करने के लिए करा गया था? रेड एंड वाइट। ओके, नाम से पता लग रहा है दैट इज पोलैंड, बिकॉज पोलैंड के नेशनल कलर्स ही रेड एंड वाइट होते हैं। ओके, सो यू कैन सी इन द पिक्चर दैट द कुतुब मीनार इज इल्यूमिनेटेड white from the above and red from all the bottom. ओके, सो जो एम्बेसी ऑफ पोलैंड है और जो पोलिस इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में, ओके, ये दो इंस्टीट्यूशन है जो पोलैंड के इंडिया में लाई कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एम्बेसी ऑफ पोलैंड जो इंडिया में है एंड पॉलिश इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, उन दोनों ने कुतुब मीनार को रेड एंड व्हाइट इल्यूमिनेट किया था, दैट इज पोलैंड्स नेशनल कलर्स। और ये किसी लिए किया गया था? टू celebrate the 40th anniversary of the creation of the solidarity movement of Poland. ओके, सो पोलैंड की सॉलिडेरिटी मूवमेंट की 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, उसको सिग्निफिकेंस देने के लिए कुतुब मीनार को रेड एंड व्हाइट किया गया था।
और ये एक तरह से एक सिविल राइट्स मूवमेंट थी जो कि गांधी जी के प्रिंसिपल नॉन वायलेंस पर बेस्ड थी। अंडरस्टूड? सो ये जो सॉलिडेटरी मूवमेंट थी ये एक तरह से सिविल राइट मूवमेंट थी। सिविल राइट्स मूवमेंट गांधी जी ने भी इंडिया में करी थी। ओके, सो गांधी जी के प्रिंसिपल्स के पर बेस्ड ये मूवमेंट थी, इसीलिए इंडिया में उसको सेलिब्रेट किया गया था। अंडरस्टूड? Let's move on to our next question. Second last question for today. What species is the Cystomus gracillus that has been identified in the Ganga? ओके, सो गंगा में एक नई स्पीशीज हमने आइडेंटिफाई की है केरला एंड वेस्ट बंगाल ने। मैंने ये भी बता दिया है, अब तो आंसर आ गया होगा। और उस स्पीशीज का नाम रखा गया है सिस्टोमस ग्रेसिलस। किसकी स्पीशीज है वो? किस की किसकी स्पीशीज है? दिस इज फिश। ओके, सो एक नई स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हुई है फ्रॉम द नेम ऑफ सिस्टोमस ग्रेसिलस, जो कि गंगा रिवर में आइडेंटिफाई की गई है बाय द रिसर्चर्स फ्रॉम केरला एंड वेस्ट बंगाल। ओके, सो केरला और वेस्ट बंगाल ने मिलकर जो है गंगा रिवर में एक नई स्पीशीज देखी है फिश की, जिसका नाम है सिस्टोमस ग्रेसिलस। एंड वो एडिबल फिश है, खाई जा सकती है वो फिश। ओके, सो बहुत ही थिन और कंप्रेस्ड बॉडी है फिश की, और इनलैंड वाटर कल्चर बॉडीज से बिलोंग करती है वो। ओके, सो इनलैंड वाटर बॉडीज के कल्चर से बिलोंग कर रही है। और जो इस फिश की डिस्कवरी है वो पब्लिश की गई है एक जर्नल में। द नेम ऑफ द जर्नल इज जर्नल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी। Understood? So you must remember the two states Kerala and West Bengal. You must remember the river name Ganga. You must remember the name of the species, that is the main Cystomus gracillus from fish. Okay, it is a fish. And you must remember the published article, that is Journal of Experimental Zoology. Understood? Last question for today. What is Telugu Language Day? Oh, when is Telugu Language Day celebrated across the India? Okay. तेलुगु लैंग्वेज डे। तेलुगु लैंग्वेज डे जो है 29 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और इसको हम क्या कहते हैं? तेलुगु भाषा दिनोत्सवम। ओके, सो इसको हम तेलुगु भाषा दिनोत्सवम भी कहते हैं। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में इसकी वो होती है, सेलिब्रेशन होती है। क्यों? किसका बर्थडे मनाया जाता है? तेलुगु पोएट का, जिनका नाम है गिदुगु वेंकटा रममम मूर्ति। ओके, सो इनका जो है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल तेलुगु लैंग्वेज डे बनाते हैं 29 अगस्त को, मेनली इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है वो बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है ताकि वो अवेयरनेस फैला सके तेलुगु लैंग्वेज के बारे में। ओके, और जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारी इंडिया के, दैट इज मिस्टर वेंकैया नायडू, उन्होंने भी एड्रेस किया था दैट आर लैंग्वेज, आर सोसाइटी एंड आर कल्चर। ओके, सो किसने, उन्होंने एक इवेंट को एड्रेस किया था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था साउथ अफ्रीका तेलुगु कम्युनिटी के द्वारा। ओके, सो साउथ अफ्रीका तेलुगु कम्युनिटी ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था उसको एड्रेस करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं मिस्टर वेंकैया नायडू, उन्होंने बोला था आर लैंग्वेज, आर सोसाइटी एंड आर कल्चर। अंडरस्टूड? तेलुगु लैंग्वेज डे को हम तेलुगु भाषा दिनोत्सव भी कहते हैं। और ये किस तेलुगु पोएट का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है? गिदुगु वेंकटा रममूर्ति। अंडरस्टूड? Okay guys, so thank you guys. I hope that you enjoyed attempting the quiz, and I hope that all of you scored 10 on 10. If not, your ideal score should be 7 to 8 or above that. Okay, not less than that. If it is, then start revising your current affairs for the month. Okay, so guys, I would try to bring more quizzes like that frequently. Okay, so I hope that you enjoyed the session and you found the information fruitful. If so, do like, share and subscribe our channel. Have a great learning day guys. Bye.